गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखिए आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर पढ़ेंगे। ठीक है, बीकॉम सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर। सेकंड पेपर पढ़ेंगे आज। ठीक है, सेकंड पेपर की 5th यूनिट आज हम स्टार्ट करेंगे और 5th यूनिट में जो हमारा चैप्टर होगा हमारा कैपिटल बजटिंग, पूंजी बजटन। आज हम पूंजी बजटन के बारे में पढ़ेंगे, कैपिटल बजटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि कैपिटल बजटिंग होती क्या है। ठीक है, तो देखिए यदि हम कैपिटल बजटिंग की बात करें तो जो कैपिटल बजटिंग है इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, कैपिटल बजटिंग को कैपिटल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। आपका चैप्टर का नाम है पूंजी बजटन और पूंजी बजटन को पूंजी व्यय प्रबंध भी कहा जाता है। ठीक है, उसी के साथ कैपिटल बजटिंग को कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिसीजंस। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस। पूंजी व्यय निर्णय भी कहा जाता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी इसको बोला जाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी इसको कहा जाता है। दीर्घकालीन विनियोग ठीक है, यानी कैपिटल बजटिंग के आपको बहुत से नाम देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से नाम हैं? फर्स्ट, इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट भी कहा जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन भी इसको कहा जाता है और दीर्घकालीन विनियोग निर्णय यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी इसको कहा जाता है। अब ये कैपिटल बजटिंग होती क्या है? ठीक है, जो ये कैपिटल बजटिंग है, ये कैपिटल बजटिंग होती क्या है? ठीक है, तो देखिए कैपिटल बजटिंग का जो यूज़ किया जाता है वो किस में किया जाता है? जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जो होते हैं, उन प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करने में कैपिटल बजटिंग का यूज़ किया जाता है। मान लो कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड। कौन सी कंपनी है? एक्स लिमिटेड है और एक्स लिमिटेड कंपनी के पास 3 दीर्घकालीन योजनाएं हैं
या 3 दीर्घकालीन प्रोजेक्ट है। ए प्रोजेक्ट, बी प्रोजेक्ट और सी प्रोजेक्ट। तो एक कंपनी के द्वारा, जो एक्स लिमिटेड कंपनी है, एक्स लिमिटेड कंपनी ये डिसीज़न लेगी कि हमें ए प्रोजेक्ट को चूज़ करना है या बी प्रोजेक्ट को चूज़ करना है या हमें सी प्रोजेक्ट को चूज़ करना है। वो कैसे लेगी? इसके लिए जो एक्स लिमिटेड कंपनी है वो कैपिटल बस्टिंग के मेथड्स का यूज़ करेगी। और कैपिटल बस्टिंग के बहुत से मेथड होते हैं, जैसे पे बैक पीरियड मेथड, ठीक है। इसी तरह एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, रेट ऑफ रिटर्न मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, वैल्यू मेथड। यानी एक्स लिमिटेड कंपनी किस तरह से इन प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करेगी। इन प्रोजेक्ट में से जो सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट होगा उस प्रोजेक्ट का सिलेक्शन किसके द्वारा किया जाएगा? एक्स लिमिटेड कंपनी के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? जो कैपिटल बस्टिंग के जो मेथड्स हैं उन मेथड्स के आधार पर। एक और तरीका है, जो एक्स लिमिटेड कंपनी है वो क्या देखेगी कि ए प्रोजेक्ट की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है। ए प्रोजेक्ट की कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। वो ये देखेगी कि बी प्रोजेक्ट पर लगने वाली जो लागत है, ठीक है, पूंजी पर लगने वाली लागत कितनी है। वो ये देखेगी कि सी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, ठीक है। अब यदि मैंने आपको ए प्रोजेक्ट, बी प्रोजेक्ट और सी प्रोजेक्ट का बोला तो इसका मतलब क्या है कि जो एक्स लिमिटेड कंपनी है वो ए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहती है, वो बी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहती है और वो सी प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट करना चाहती है। अब मान लो ए प्रोजेक्ट में उसने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगाया, बी प्रोजेक्ट में भी उसने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगाया और सी प्रोजेक्ट में भी उसने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगाया। अब क्या जो एक्स लिमिटेड कंपनी है वो क्या 10 लाख रुपए की जो पूंजी लगा रही है ए प्रोजेक्ट में वो खुद से लगाएगी? नहीं, वो क्या करेगी? वो कुछ इक्विटी शेयर कैपिटल का हिस्सा लेगी, कुछ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का हिस्सा लेगी, कुछ डिबेंचर का हिस्सा लेगी। लेगी नहीं लेगी? जो एक्स लिमिटेड जो कंपनी है वो स्वयं तो 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि मान लो उन्होंने ए प्रोजेक्ट में 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट तो कर दिया लेकिन लॉस हो गया, तो क्या कंपनी ये चाहेगी कि पूरा लॉस मैं ही वहन करूं? यानी यदि कंपनी के द्वारा स्वयं ही सारी पूंजी लगाई जाएगी, इन्वेस्ट की जाएगी स्वयं की सारी पूंजी, तो उसे रिस्क क्या रहेगा? ज़्यादा, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है? कुछ हिस्सा तो इक्विटी का लेती है। मान लो 10 लाख में से 4 लाख रुपए किसका ले लिया उसने? इक्विटी का ले लिया, मतलब 4 लाख रुपए की उसने स्वयं पूंजी लगाई, ठीक है। इसी तरह कुछ हिस्सा किसका ले लिया? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का। कितना ले लिया? 2 लाख रुपए, ठीक है। और यदि हम डिबेंचर की बात करें तो डिबेंचर का कितना हिस्सा ले लिया? 4 लाख रुपए, ठीक है। हो गया अरेंजमेंट 10 लाख रुपए का। क्या किया? जो एक्स लिमिटेड कंपनी है उसने 4 लाख रुपए उसके पास थे, उसने 4 लाख रुपए क्या कर दिए? ए प्रोजेक्ट में खुद की तरफ से इन्वेस्ट कर दिए, क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं, ठीक है।
फिर उन्होंने क्या किया, जो घर के जो रिश्तेदार हैं, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, उनसे 2 लाख रुपए उन्होंने ले लिए और 2 लाख रुपए का उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। क्या करना था, 10 लाख रुपए का पूरी कैपिटल का अरेंजमेंट करना था, लेकिन जो एक्स लिमिटेड कंपनी है, एक्स लिमिटेड कंपनी 10 लाख रुपए, एक्स लिमिटेड कंपनी 10 लाख रुपए स्वयं से नहीं लगाना चाहती थी। उसने क्या किया, कुछ हिस्सा स्वयं से लगाया, कुछ हिस्सा प्रेफरेंस शेयर इशू किए और बाकी जो बचा हिस्सा था वो उसने क्या किया, लोन ले लिया 4 लाख रुपए का। हो गया 10 लाख का इन्वेस्टमेंट। तो अब वो देखेगा कि ए प्रोजेक्ट, बी प्रोजेक्ट और सी प्रोजेक्ट में उसने क्या कर दिया, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, अब देखिए ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। ठीक है, तो देखिए कैपिटल को अरेंजमेंट करने में या कैपिटल को गेन करने में लगने वाली जो लागत है वही क्या होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। मान लो प्रेफरेंस शेयर जब वो इशू करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कुछ ना कुछ डिविडेंड देना पड़ता है। डिबेंचर जब वो इशू करेंगे तो डिबेंचर्स जो होल्डर हैं उनको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये 10% और 20% यानी टोटल 30% क्या हो गया, जो कैपिटल का अरेंजमेंट किया है 2 लाख रुपए का और 4 लाख का, तो उन 2 लाख और 4 लाख पे कितने रुपए का इंटरेस्ट और डिविडेंड लग रहा है, 30%। 10% डिविडेंड लग रहा है और 20% क्या लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है। यानी कैपिटल को गेन करने में लगने वाली लागत क्या होती है, कैपिटल को गेन करने में लगने वाली लागत को कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। तो मान लो ए प्रोजेक्ट में जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगी वो 30% लगी। ठीक है, अब जो एक्स लिमिटेड कंपनी है वो बी प्रोजेक्ट में जब वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है 10 लाख रुपए, तो हो सकता है वो अलग तरीके से क्या करे, हो सकता है वो इक्विटी ज़्यादा लगा ले, डिबेंचर कम लगा ले। ठीक है, तो यहाँ पर उसको 30% की कॉस्ट वहन करनी पड़ेगी। यहाँ पर मान लो उसने 15% की ही वहन की और यहाँ पर मान लो उसने 25% की वहन की। तो उसके लिए लाभदायक जो प्रोजेक्ट है, लाभदायक प्रोजेक्ट कौन सा है, उसके लिए बी प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कि यदि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट की जाए तो उसके आधार पर किस तरह से लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स का सिलेक्शन किया जाता है, जो बेस्ट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं उसका। अब यदि हम पेबैक पीरियड मेथड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड या नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड की बात करें तो देखिए पेबैक पीरियड मेथड क्या होता है। पेबैक पीरियड मेथड का मीनिंग होता है कि जो एक्स लिमिटेड कंपनी ने ए प्रोजेक्ट, बी प्रोजेक्ट और सी प्रोजेक्ट में जो 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है वो 10 लाख रुपए कितनी जल्दी समय अवधि में वो प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, यानी कितने टाइम पीरियड में वो पैसे हमें प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए यानी हमें क्या देखना है, हमें क्या जानना है, हमें ये जानना है कि जो ये 10 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किए हैं ये कितने टाइम पीरियड में हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो उसके लिए कौन से मेथड का यूज़ किया जाता है, पेबैक पीरियड मेथड का। तो मान लो ए प्रोजेक्ट पर जो 10 लाख रुपए की कॉस्ट लगी है उसको गेन कर लिया हमने 2 साल में, बी प्रोजेक्ट पर जो लगी है उसको गेन कर लिया हमने 4 साल में और सी प्रोजेक्ट जो है उसको गेन कर लिया हमने 1.5 साल में। ठीक है, तो अब पेबैक पीरियड मेथड के अकॉर्डिंग कौन से प्रोजेक्ट का सिलेक्शन एक कंपनी करेगी। तो देखिए कौन से प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करेगी, जिसकी समय अवधि सबसे कम होगी, यानी सबसे कम टाइम पीरियड में यदि हमें 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट प्राप्त हो जाता है तो वही
प्रोजेक्ट क्या रहेगा एक संस्था के लिए, बेस्ट प्रोजेक्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए प्रोजेक्ट पर जो 10 लाख रुपए की कॉस्ट लगी है वो 2 साल में वहन की जा रही है। बी प्रोजेक्ट पर जो 10 लाख रुपए की कॉस्ट लगी है वो 4 साल में कवर की जा रही है। सी प्रोजेक्ट पर जो लगी है वो 1.5 वर्ष में यानी 1.5 साल में वो क्या की जा रही है, कवर की जा रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इन तीनों प्रोजेक्ट में से पेबैक पीरियड मेथड के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट जो प्रोजेक्ट है संस्था के लिए वो कौन सा प्रोजेक्ट है, वो सी प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब हम यदि बात करें एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड की, तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड में हम क्या करते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड में हम क्या करते हैं, हमें क्या दी हुई होती है, हम इस पर देखते हैं कि ए प्रोजेक्ट पर भविष्य में मिलने वाली रिटर्न रेट कितनी होगी, बी प्रोजेक्ट पर भविष्य में मिलने वाली रिटर्न रेट कितनी होगी और सी प्रोजेक्ट पर फ्यूचर में मिलने वाली रिटर्न रेट कितनी होगी। मान लो ए प्रोजेक्ट पर जो रिटर्न रेट है वो मिल रही है 12%, बी प्रोजेक्ट पर रिटर्न रेट मिल रही है 11% और सी प्रोजेक्ट पर रिटर्न रेट मिल रही है 13%। ठीक है, यानी यहाँ पर तो आप 10 लाख रुपए पर केवल 12% ही आपको रिटर्न प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यानी 1,20,000 ही, इधर 10 लाख पर आपको 1,10,000 रुपए का ही प्रॉफिट हो रहा है। सी प्रोजेक्ट में आपको 10 लाख पर 1,30,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो रिटर्न है वो कौन से प्रोजेक्ट से मिल रही है, सबसे ज़्यादा जो रिटर्न है वो आपको सी प्रोजेक्ट से मिल रही है। तो इन वेरियस प्रोजेक्ट में से बेस्ट प्रोजेक्ट को चूज़ किया जाएगा संस्था के द्वारा और इन तीनों में से ए, बी और सी प्रोजेक्ट में से जो सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है, सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा है, सी प्रोजेक्ट। ठीक है, इन तीनों में से सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा है, सी प्रोजेक्ट। क्यों, क्योंकि ए प्रोजेक्ट पर केवल हमें 12% की रिटर्न रेट मिल रही है, बी प्रोजेक्ट पर हमें 11% की रिटर्न रेट मिल रही है और सी प्रोजेक्ट पर हमें 13% की रिटर्न रेट मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका सेकंड नाम क्या दिया गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट यानी पूंजी व्यय प्रबंध। यानी कैपिटल बस्टिंग में मैंने क्या बताया आपको, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, कैपिटल को गेन करने में लगने वाली लागत। तो हमें क्या करना है, जब हम कैपिटल को गेन करते हैं तो उसकी लागत क्या होनी चाहिए, उसकी लागत न्यूनतम होनी चाहिए। यानी जब हम कोई भी कैपिटल को प्राप्त कर रहे हैं तो उस कैपिटल पर लगने वाली जो लागत है वो मिनिमम होनी चाहिए, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन। अब हम क्या कर रहे हैं, पूंजी व्यय निर्णय, यानी कैपिटल पर लगने वाला जो खर्चा है, कैपिटल पर आने वाली जो लागत है, लगने वाली जो लागत है, उसके आधार पर हम तीनों प्रोजेक्ट में से बेस्ट प्रोजेक्ट के सिलेक्शन का क्या ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, इसलिए इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन कहा जाता है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो जहाँ पर कैपिटल बस्टिंग की बात आ जाती है तो कैपिटल बस्टिंग में जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखिए जो कैपिटल बस्टिंग है, कैपिटल बस्टिंग के कुछ मेथड्स हैं। तो अब वो कैपिटल बस्टिंग के मेथड्स कौन कौन से हैं वो देखिए।
ठीक है, कि पूंजी बस्टन की विधियां कौन कौन सी है, मेथड्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग। देखिए, यदि हम कैपिटल बस्टिंग के मेथड्स की बात करें तो कैपिटल बस्टिंग के मेथड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये आपको नोट डाउन करना है। पूंजी बस्टन की विधियाँ। ठीक है, तो पूंजी बस्टन की जो विधियाँ हैं, मेथड्स हैं, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब देखिए, फर्स्ट जो पार्ट है वो है ट्रेडिशनल मेथड। परंपरागत ये चार्ट आपको बनाना है। ठीक है, कॉपी में बना लीजिएगा आप ये चार्ट विधियाँ। अब देखिए, परंपरागत विधियों में फर्स्ट जो मेथड है वो है अर्जेंसी मेथड। ठीक है, अर्जेंसी मेथड। ठीक है, अपरिहार्यता विधि। ठीक है, सेकंड है पे बैक पीरियड मेथड, पुनर्भुगतान अवधि विधि। ठीक है, थर्ड है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। औसत प्रत्याय दर विधि। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड्स है वो है टाइम एडजस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ठीक है, समय समायोजित प्रत्याय दर विधियाँ। समय समायोजित
प्रत्यय दर विधि। इसमें फर्स्ट है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि। ठीक है। नेक्स्ट है लाभदायकता निर्देशांक विधि, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। लाभदायकता निर्देशांक विधि। नेक्स्ट है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, आंतरिक प्रत्यय दर विधि। ठीक है। और जो आंतरिक प्रत्यय दर विधि है इसका भी एक पार्ट है, वो है अपलेखित अदायगी अवधि विधि, यानी डिस्काउंटेड। जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड है इसको भी डिवाइड किया गया है डिस्काउंट पे बैक पीरियड मेथड में, यानी अपलेखित अदायगी अवधि। ठीक है। तो देखिए जो कैपिटल बस्टिंग के पहले नोट कर लीजिए आप, ठीक है। तो देखिए जो कैपिटल बस्टिंग के जो मेथड्स हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है ट्रेडिशनल मेथड्स में और सेकंड है टाइम एडजस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न मेथड में। तो जो ट्रेडिशनल मेथड है उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अर्जेंसी मेथड यानी अपरिहार्यता विधि, सेकंड है पे बैक पीरियड मेथड यानी पुनर्भुगतान अवधि विधि, या इसको अदायगी अवधि विधि भी कहा जाता है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, जो पुनर्भुगतान है इसको अदायगी, ठीक है, अदायगी अवधि विधि भी कहा जाता है। थर्ड है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड यानी औसत प्रत्यय दर विधि। नेक्स्ट है टाइम एडजस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न मेथड, उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि, सेकंड है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड यानी लाभदायकता निर्देशांक विधि, नेक्स्ट है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड यानी आंतरिक प्रत्यय दर विधि, और आंतरिक प्रत्यय दर विधि का भी एक पार्ट है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड यानी अपलेखित अदायगी अवधि विधि। ठीक है। इनमें से जो मोस्ट है तो देखिए एक पेबैक पीरियड मेथड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड और नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। यानी ये जो 4 मेथड है ये चारों ही मेथड आपके लिए क्या है, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट हम कल की क्लास में करते हैं।